एडजी पर आपका फिर से स्वागत है, जहां एडजी आपका पर्सनल एआई ट्यूटर बनकर कॉन्सेप्ट्स को कामली समझने में मदद करता है। आज हम सीबीएसई क्लास 12 के क्लास 12 अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, रिटायरमेंट बाय डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर को डिटेल में रिवाइज करेंगे। ये एक एक्सटेंडेड एपिसोड है, लगभग 30 से 60 मिनट्स का, इसलिए आराम से सुनिए। पूरा एक साथ सुनना जरूरी नहीं। मैं गौरव हूँ और मेरे साथ है स्वाति। नोटबुक हो तो यूजफुल रहेगा, लेकिन आप इसे पैसिवली भी सुन सकते हैं। जयपुर की रिया को रिटायरमेंट और डेथ के क्वेश्चंस में रेशियो देखकर बहुत कंफ्यूजन होता था। हमने उसे पहले कॉन्सेप्ट मैप बनाने को कहा और उसकी मिस्टेक्स कम होने लगी। आज हम अमाउंट ड्यू, न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, गुडविल, रिवैल्यूएशन, रिजर्व्स, इंटरिम प्रॉफिट, सेटलमेंट और एग्जाम टिप्स कवर करेंगे। और लिसनिंग का तरीका सिंपल है। हर बड़े कॉन्सेप्ट के बाद मैं एक छोटा रिकॉल क्वेश्चन पूछूंगी। तुरंत आंसर मत सुनना। 1 सेकंड रुककर सोचो कि तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है। अगर नोटबुक है तो सिर्फ हेडिंग्स और फॉर्मूलाज लिखते चलो। हमारा गोल एंट्रीज रटना नहीं, बल्कि ये समझना है कि आउटगोइंग पार्टनर को कौन सी राशि क्यों मिलती है और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के अकाउंट्स में एडजस्टमेंट क्यों होता है। लर्निंग मैप पहले सुन लो। हम 8 मेजर अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स को जोड़कर देखेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, गुडविल, revaluation of assets and liabilities, unrecorded assets और liabilities, accumulated profits या losses, रिटायरमेंट या डेथ की डेट तक प्रॉफिट, कैपिटल एडजस्टमेंट और फाइनली अमाउंट का सेटलमेंट। अगर ये सीक्वेंस क्लियर है तो लॉन्ग न्यूमेरिकल में भी तुम रैंडम एंट्रीज नहीं करोगे। हर एडजस्टमेंट अपनी जगह पर आएगा। चलो सबसे बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पार्टनर रिटायर करता है या उसकी डेथ हो जाती है तो फर्म में क्या बदलता है? फर्म का बिजनेस कंटिन्यूइंग पार्टनर्स चला सकते हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डीड एंड हो जाती है। उसके स्थान पर रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच न्यू पार्टनरशिप डीड बनती है, क्योंकि अब टर्म्स एंड कंडीशंस, प्रॉफिट शेयरिंग और पार्टनर्स की पोजीशन बदल गई है। यही पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूशन है। एक इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन भी याद रखो। रिटायरमेंट और डेथ में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जनरली बहुत सिमिलर है। दोनों केसेस में आउटगोइंग पार्टनर का क्लेम कैलकुलेट किया जाता है, गुडविल और रीवैल्यूएशन एडजस्ट होती है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और रिमेनिंग पार्टनर्स का रेशियो डिटरमिन किया जाता है। मेन डिफरेंस ये है कि रिटायरमेंट में अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर को जाता है, जबकि डेथ में अमाउंट डिसीज्ड पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स या एग्जीक्यूटर्स को ट्रांसफर होता है। 1 सेकंड पॉज करके बताओ, क्या रिटायरमेंट या डेथ के बाद पूरी फर्म डिसॉल्व हो जाती है? नहीं, चैप्टर का फोकस रिकॉन्स्टिट्यूशन है। बिजनेस कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कंटिन्यू करते हैं, लेकिन पार्टनरशिप डीड और प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट बदलता है। इसलिए आंसर में डिसोल्यूशन लिख देना कॉमन मिस्टेक है। क्वेश्चन अगर रिटायरमेंट या डेथ का है तो पहले रिकॉन्स्टिट्यूशन और न्यू डीड का पॉइंट लिखना यूजफुल रहेगा। अब सबसे प्रैक्टिकल पार्ट, रिटायरिंग या डिसीज्ड पार्टनर को अमाउंट ड्यू कैसे एसरटेन करेंगे। क्रेडिट साइड के बैलेंसेस और एंटाइटलमेंट्स ऐड होंगे। इसमें कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस इफ एनी, गुडविल का शेयर, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व्स का शेयर, रीवैल्यूएशन गेन का शेयर, रिटायरमेंट या डेथ की डेट तक प्रॉफिट का शेयर, कैपिटल पर इंटरेस्ट इफ अवॉर्ड और सैलरी या कमीशन ड्यू शामिल हो सकते हैं। अब डिडक्शंस को अलग सोचो, क्योंकि यही जगह पर स्टूडेंट्स प्लस और माइनस मिक्स कर देते हैं। डिडक्शन में करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस, गुडविल का शेयर अगर राइट ऑफ करना हो, अक्यूमुलेटेड लॉसेस का शेयर, रीवैल्यूएशन लॉस का शेयर, डेट तक लॉस का शेयर, ड्राइंग्स अप टू रिटायरमेंट और डेथ और ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट शामिल हो सकते हैं। इसलिए अमाउंट ड्यू कोई सिर्फ कैपिटल बैलेंस नहीं है, ये फाइनल एडजस्टेड क्लेम है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक आंसर फ्रेम बनाओ। अमाउंट ड्यू इक्वल्स क्रेडिट्स प्लस एंटाइटलमेंट्स माइनस डिडक्शंस। क्रेडिट्स में कैपिटल, करंट अकाउंट, गुडविल, रिजर्व्स, रीवैल्यूएशन गेन, इंटरवीनिंग प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी और कमीशन हो सकते हैं। डिडक्शंस में डेबिट करंट अकाउंट, लॉसेस, ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो सकते हैं। हर क्वेश्चन में सभी आइटम जरूरी नहीं होंगे। जो टर्म्स दी गई हैं सिर्फ उन्हीं को अप्लाई करना है। क्विक चेक, अगर बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है तो आउटगोइंग पार्टनर का शेयर जनरली क्लेम में ऐड होगा या डिडक्ट? ऐड होगा, क्योंकि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट सभी पार्टनर्स का होता है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस यानी एक्यूमुलेटेड लॉस है
तो उसका शेयर डिडक्ट होगा। और अगर रिवैल्यूएशन में लॉस आया तो आउटगोइंग पार्टनर के ओल्ड रेशियो वाले शेयर का इफेक्ट क्लेम पर आएगा। अब एक सटल पॉइंट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट और डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट अलग इफेक्ट्स देते हैं। क्रेडिट बैलेंस आउटगोइंग पार्टनर को मिलने वाली अमाउंट बढ़ाता है, डेबिट बैलेंस उसकी क्लेम से घटता है। इसी तरह ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी डिडक्शन हो सकते हैं। इसीलिए कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को एक ही डायरेक्शन में एज्यूम मत करो, बैलेंस का नेचर देखो। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसका मीनिंग है वह रेशियो जिसमें रिमेनिंग पार्टनर्स फ्यूचर प्रॉफिट्स शेयर करेंगे। न्यू शेयर ऑफ ईच कंटिन्यूइंग पार्टनर में दो पार्ट्स होते हैं, उसका ओन ओल्ड शेयर प्लस आउटगोइंग पार्टनर से एक्वायर्ड शेयर। फॉर्मूला बोलो, न्यू शेयर इक्वल्स ओल्ड शेयर प्लस acquired शेयर फ्रॉम द आउटगोइंग पार्टनर। ये फॉर्मूला चैप्टर का सेंट्रल टूल है। पहला केस सबसे आसान है। अगर आउटगोइंग पार्टनर का शेयर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में एक्वायर करते हैं तो उनके बीच न्यू रेशियो वही रहेगा जो उनका ओल्ड रेशियो था। मान लो आशा, दीप्ति और निशा का ओल्ड रेशियो 3:1 है और दीप्ति रिटायर्स। आशा और निशा के बीच न्यू रेशियो 3:1 होगा अनलेस क्वेश्चन कोई अलग एग्रीमेंट देता है। टोटल फर्म रेशियो को ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना, सिर्फ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का रेशियो देखना है। यहाँ मेरा क्वेश्चन है, अगर तीन पार्टनर्स का रेशियो 5:3:2 है और मिडिल पार्टनर रिटायर्स और कोई एक्विजिशन रेशियो मेंशन नहीं है तो रिमेनिंग पार्टनर्स का न्यू रेशियो क्या होगा? एक सेकंड रुक कर सोचो। रिटायरिंग पार्टनर को हटाने के बाद रिमेनिंग पार्टनर्स के ओल्ड शेयर्स कंपेयर करो। आंसर होगा 5:2, क्योंकि एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन में एक्विजिशन ओल्ड रेशियो में एज्यूम किया जाता है। दूसरा केस तब आता है जब अक्वायर्ड शेयर का प्रोपोर्शन सेपरेटली दिया हो। एग्जाम्पल है नवीन, सुरेश और तरुण का रेशियो 5:3:2 है। सुरेश रिटायर्स और उसका 3/10 शेयर नवीन और तरुण 2:1 में एक्वायर करते हैं। नवीन को 2/3 ऑफ 3/10 यानी 2/10 मिलता है। तरुण को 1/3 ऑफ 3/10 यानी 1/10 मिलता है। अब ओल्ड शेयर और अक्वायर्ड शेयर जोड़ो। नवीन का ओल्ड शेयर 5/10 था, उसमें 2/10 ऐड करके 7/10। तरुण का ओल्ड शेयर 2/10 था, उसमें 1/10 ऐड करके 3/10। इसलिए न्यू रेशियो 7:3। देखो, कैलकुलेशन में सबसे पहले आउटगोइंग पार्टनर का एक्चुअल फ्रैक्शन निकालना जरूरी है। सिर्फ 2:1 को न्यू रेशियो लिख देना गलत होगा। तीसरा केस, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स डायरेक्टली स्पेसिफाइड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर अग्री कर लें, तब वही स्पेसिफाइड रेशियो न्यू रेशियो होगा। यहाँ अक्वायर्ड शेयर अलग से कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं, जब तक क्वेश्चन गेनिंग रेशियो या गुडविल एडजस्टमेंट के लिए ओल्ड और न्यू शेयर्स कंपेयर करने को ना कहे। इसलिए क्वेश्चन की वर्डिंग केयरफुली पढ़ो। अक्वायर्ड इन अ रेशियो या फ्यूचर प्रॉफिट्स इन अ स्पेसिफाइड रेशियो, दोनों अलग इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं। मिनी रिकैप, नो इन्फॉर्मेशन हो तो रिमेनिंग पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में कंटिन्यू करते हैं। एक्विजिशन रेशियो दिया हो तो आउटगोइंग शेयर को उस रेशियो में डिवाइड करके ओल्ड शेयर में ऐड करते हैं। न्यू रेशियो डायरेक्टली स्पेसिफाइड हो तो वही एक्सेप्ट करते हैं। अब बताओ, न्यू रेशियो फ्यूचर प्रॉफिट्स के लिए है या पास्ट प्रॉफिट्स के लिए? फ्यूचर प्रॉफिट्स के लिए। पास्ट एडजस्टमेंट्स में जनरली ओल्ड रेशियो का रूल आता है। अब गेनिंग रेशियो पर आते हैं। गेनिंग रेशियो वह रेशियो है जिसमें कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ने रिटायरिंग या डिसीज्ड पार्टनर का प्रॉफिट शेयर एक्वायर किया है। अगर एक्विजिशन ओल्ड रेशियो में हुआ तो गेनिंग रेशियो भी रिमेनिंग पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो होगा। अगर एक्विजिशन रेशियो डायरेक्टली दिया है तो वही गेनिंग रेशियो है। मेन कैलकुलेशन तब करनी पड़ती है जब कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का न्यू रेशियो स्पेसिफाइड हो, लेकिन गेन प्रोपोर्शन सेपरेटली नहीं दिया गया हो। फॉर्मूला बहुत क्लियर रखो, गेनिंग शेयर इक्वल्स न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। फिर सभी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के गेनिंग शेयर्स का रेशियो निकालो। इसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो से कंफ्यूज मत करना। रिटायरमेंट या डेथ में कंटिन्यूइंग पार्टनर्स आउटगोइंग पार्टनर का शेयर गेन करते हैं। अगर किसी कंटिन्यूइंग पार्टनर का न्यू शेयर उसके ओल्ड शेयर से कम हो जाए तो वह गेन नहीं सैक्रिफाइस कर रहा है। ये एडवांस्ड गुडविल केसेस में इंपॉर्टेंट है। सोर्स एग्जाम्पल में अमित, दिनेश और गगन का ओल्ड रेशियो 5:3:2 है। दिनेश रिटायर्स। अमित और गगन फ्यूचर प्रॉफिट्स
3:2 में शेयर करने डिसाइड करते हैं। अमित का ओल्ड शेयर 5/10 और न्यू शेयर 3/5 है, इसलिए गेन 1/10। गगन का ओल्ड शेयर 2/10 और न्यू शेयर 2/5 है, इसलिए गेन 2/10। गेनिंग रेशियो 1:2 होगा। अब एक्टिव रिकॉल, अगर न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर करने पर किसी पार्टनर का आंसर नेगेटिव आए तो क्या उसे गेनिंग रेशियो में इंक्लूड करोगे? नहीं, नेगेटिव रिजल्ट सैक्रिफाइस इंडिकेट करता है। ऐसे केस में गुडविल एडजस्टमेंट सिर्फ गेन करने वाले पार्टनर पर नहीं, बल्कि गेन करने वाले पार्टनर को रिटायरिंग पार्टनर और सैक्रिफाइसिंग कंटिन्यूइंग पार्टनर दोनों को कॉम्पेंसेट करना पड़ सकता है। ये पॉइंट मिस मत करना। एक और एग्जांपल से डिस्टिंक्शन देखो। ओल्ड रेशियो 5:3 है, मिडिल पार्टनर रिटायर्स और रिमेनिंग पार्टनर्स का न्यू रेशियो 2:3 दिया जाता है। फर्स्ट ओल्ड शेयर्स और न्यू शेयर्स सेम डिनोमिनेटर में लाओ, फिर न्यू माइनस ओल्ड करो। अगर फर्स्ट कंटिन्यूइंग पार्टनर का शेयर कम और सेकंड का शेयर ज्यादा निकले तो फर्स्ट पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और सेकंड गेन। रेशियो कैलकुलेट करने से पहले साइन चेक करना बहुत जरूरी है। अब एक शॉर्ट रिकैप बोलो। न्यू रेशियो टेल्स फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग, गेनिंग रेशियो टेल्स एक्वायर्ड शेयर, न्यू शेयर फॉर्मूला ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर है, गेनिंग शेयर फॉर्मूला न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर है। अगर एक्विजिशन रेशियो ऑलरेडी गिवन है तो उसे दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। अगर ओनली न्यू रेशियो गिवन है तब डिफरेंस मेथड यूज करो। अब गुडविल, रिटायरिंग या डिसीज्ड पार्टनर गुडविल के अपने शेयर का एंटाइटल क्यों है? क्योंकि फर्म की गुडविल सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के एफर्ट से बनी है। आउटगोइंग पार्टनर का शेयर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कॉम्पनसेट करते हैं, क्योंकि कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को उसके प्रॉफिट शेयर का बेनिफिट मिलता है। कॉम्पेंसेशन गेनिंग पार्टनर्स की गेनिंग रेशियो में होती है, अनलेस क्वेश्चन कोई अलग अरेंजमेंट देता है। पहला गुडविल केस गुडविल बुक्स में दिखाई नहीं दे रही, तब रिटायरिंग पार्टनर को उसके शेयर ऑफ गुडविल के लिए क्रेडिट किया जाएगा और गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स डेबिट होंगे उनके गेनिंग रेशियो में। ध्यान रहे, गुडविल का पूरा वैल्यू आउटगोइंग पार्टनर को नहीं दिया जाता, सिर्फ उसका प्रॉफिट शेयरिंग शेयर लिया जाता है। यही एक कॉमन कंसेप्चुअल ट्रैप है। एग्जाम्पल में ए, बी और सी का रेशियो 3:2:1 है। बी रिटायर्स, गुडविल 60,000 है और ए तथा सी फ्यूचर प्रॉफिट्स 3:1 में शेयर करते हैं। बी का गुडविल शेयर 2/6 टाइम्स 60,000 यानी 20,000। ए और सी का गेनिंग रेशियो 3:1 है, इसलिए ए डेबिट 15,000 और सी डेबिट 5,000 होगा, जबकि बी's कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 20,000। अब थोड़ा ट्रिकी केस। न्यू रेशियो के कारण एक कंटिन्यूइंग पार्टनर सैक्रिफाइस भी कर सकता है, तब गेनिंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर को उसके गुडविल शेयर के साथ साथ सैक्रिफाइसिंग कंटिन्यूइंग पार्टनर को भी कॉम्पनसेट करेगा। यानी क्रेडिट सिर्फ आउटगोइंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में नहीं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में भी जा सकता है। डेबिट गेन करने वाले पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में होगा। सोर्स एग्जाम्पल में दीपा, नीरू और शिल्पा का ओल्ड रेशियो 5:3:2 है। नीरू रिटायर्स और दीपा तथा शिल्पा का न्यू रेशियो 2:3 है। दीपा का न्यू शेयर उसके ओल्ड शेयर से कम है, इसलिए दीपा सैक्रिफाइस करती है, शिल्पा गेन करती है। गुडविल वैल्यू 1,20,000 होने पर शिल्पा, नीरू के शेयर और दीपा के सैक्रिफाइस दोनों के लिए डेबिट होगी, इसलिए साइंस को इग्नोर करके सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर की एंट्री मत बनाना। अगर गुडविल पहले से बैलेंस शीट में दिखाई दे रही हो तो उसे जनरली ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स डेबिट करके राइट ऑफ किया जाता है। उसके बाद करंट वैल्यू ऑफ गुडविल के आधार पर आउटगोइंग पार्टनर का शेयर एडजस्ट किया जाता है। दो अलग एडजस्टमेंट्स को कंबाइन करके एक एंट्री लिखना रिस्की है। पहले एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ, फिर न्यू गुडविल एडजस्टमेंट सोचो। हिडन गुडविल तब आती है जब रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर को लंप सम अमाउंट में सेटल किया जाए। नेसेसरी एडजस्टमेंट्स के बाद उसके कैपिटल अकाउंट में जो अमाउंट ड्यू है और एक्चुअल लंप सम पेमेंट में जो एक्सेस है वह उसके शेयर ऑफ गुडविल को रिप्रेजेंट कर सकता है। उस हिडन गुडविल को गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में गेनिंग रेशियो में डेबिट करके आउटगोइंग पार्टनर को क्रेडिट किया जाता है। क्विक क्विज, गुडविल फर्म के बुक्स में 60,000 पर रिकॉर्डेड है, लेकिन रिटायरमेंट पर करंट वैल्यू 84,000 दी गई है। क्या सिर्फ 24,000 आउटगोइंग पार्टनर को देंगे? नहीं, पहले ओल्ड गुडविल
राइट ऑफ होगा, फिर करंट वैल्यू में आउटगोइंग पार्टनर का शेयर कैलकुलेट होगा और गेनिंग रेशियो से एडजस्टमेंट होगी। बुक वैल्यू और करंट वैल्यू के रोल्स अलग हैं। अब रीवैल्यूएशन। रिटायरमेंट या डेथ की डेट पर एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज करंट या अग्रीड वैल्यू से अलग हो सकती हैं। कुछ एसेट्स अप्रिशिएट होते हैं, कुछ डिप्रिशिएट। लायबिलिटी का अमाउंट बढ़ या घट सकता है। कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लायबिलिटीज भी बुक्स में ला कर सकते हैं। इन एडजस्टमेंट्स का नेट गेन या लॉस निकालने के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। डायरेक्शन समझते हैं। एसेट इंक्रीज हो तो एसेट अकाउंट डेबिट और रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। एसेट डिक्रीज हो तो रीवैल्यूएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट। लायबिलिटी इंक्रीज हो तो रीवैल्यूएशन डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट। लायबिलिटी डिक्रीज हो तो लायबिलिटी डेबिट और रीवैल्यूएशन क्रेडिट। अनरिकॉर्डेड एसेट आने पर एसेट डेबिट टू रीवैल्यूएशन और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के लिए रीवैल्यूएशन डेबिट टू लायबिलिटी। रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर होता है, जिसमें रिटायरिंग या डिसीज्ड पार्टनर भी शामिल है। प्रॉफिट हो तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिट। लॉस हो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स डेबिट और रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। ओल्ड रेशियो यहाँ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एडजस्टमेंट आउटगोइंग इवेंट से पहले की पार्टनरशिप पोजीशन से रिलेटेड है। एक स्मॉल चेक। अगर मशीनरी की बुक वैल्यू 1,50,000 है और अग्रीड वैल्यू 1,40,000, तो डिफरेंस 10,000 का क्या इफेक्ट होगा? मशीनरी डिक्रीज हुआ, इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और मशीनरी अकाउंट क्रेडिट 10,000। अगर पेटेंट्स 30,000 से 40,000 हो जाएं, तो पेटेंट्स डेबिट और रीवैल्यूएशन क्रेडिट 10,000। बस डायरेक्शन को एसेट की मूवमेंट से जोड़ो। रीवैल्यूएशन अकाउंट का पर्पस सिर्फ एंट्रीज बनाना नहीं है। इसका पर्पस यह इंश्योर करना है कि आउटगोइंग पार्टनर को फर्म की एसेट्स और लायबिलिटीज की फेयर एडजस्टेड पोजीशन में उसका हिस्सा मिले। अगर एसेट्स ओवर वैल्यूड थे या लायबिलिटी अंडर रिकॉर्डेड थी, तो ओल्ड वैल्यूज पर आउटगोइंग पार्टनर का क्लेम अनफेयर हो सकता था। इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंटिंग फेयरनेस के लिए की जाती है। अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया, रेशियोज, गुडविल और रीवैल्यूएशन कवर कर चुके हैं। अगर तुम एडजी में इस चैप्टर का कोई एग्जैक्ट डाउट डालो तो उसे इसी तरह स्टेप बाय स्टेप तोड़ कर देखो। आइटम की नेचर क्या है, ओल्ड या न्यू रेशियो कौन सा है, और एंट्री में डेबिट या क्रेडिट किस अकाउंट को मिलेगा। इस मोमेंट को एडवर्टाइजमेंट की तरह नहीं, अपनी स्टडी हैबिट की तरह सोचो। अब अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। जनरल रिजर्व या कोई अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट सभी पार्टनर्स का होता है, इसलिए रिजर्व को सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एंट्री लॉजिक, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट और ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिट इन ओल्ड रेशियो। रिटायरिंग या डिसीज्ड पार्टनर को उसका शेयर मिलने से उसका फाइनल क्लेम रहता है। अक्यूमुलेटेड लॉस का रिवर्स ट्रीटमेंट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट बैलेंस हो तो सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स ओल्ड रेशियो में डेबिट होंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा। यहाँ भी आउटगोइंग पार्टनर इंक्लूडेड है। स्टूडेंट्स कई बार रिजर्व को न्यू रेशियो में बांट देते हैं, लेकिन चैप्टर ट्रीटमेंट ओल्ड रेशियो में है। रेशियो देखकर पहले पूछो कि पास्ट एडजस्टमेंट है या फ्यूचर शेयरिंग। इस चैप्टर में एक यूजफुल सीक्वेंस है। पहले रीवैल्यूएशन, फिर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस, फिर गुडविल और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स के अनुसार प्रॉफिट अप टू डेट और कैपिटल एडजस्टमेंट। प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल में एग्जैक्ट ऑर्डर प्रेजेंटेशन पर डिपेंड कर सकता है, लेकिन कैलकुलेशन करते समय हर एडजस्टमेंट को अलग वर्किंग नोट में दिखाना सेफेस्ट है। इससे कैपिटल अकाउंट भी ट्रेसेबल रहता है और बैलेंस शीट में एरर कम होती है। एक्टिव रिकॉल। अगर जनरल रिजर्व 90,000 है और ओल्ड रेशियो 3:1, तो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालने के लिए क्या न्यू रेशियो चाहिए? नहीं, ओल्ड रेशियो चाहिए। नहीं, ओल्ड रेशियो चाहिए। टोटल पार्ट 6 होंगे और रिटायरिंग पार्टनर का प्रोपोर्शन उसके ओल्ड शेयर से निकलेगा। इसी तरह रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस भी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये 2 रेशियो डिस्टिंक्शन एग्जाम में बार बार टेस्ट होती है। अब रिटायरमेंट या डेथ ईयर के बीच में हो तो डेट तक प्रॉफिट का हिस्सा भी क्लेम में आएगा। अगर अग्रीमेंट या क्वेश्चन ऐसा कहता है, लास्ट बैलेंस शीट से रिटायरमेंट या डेथ की डेट तक का पीरियड इंटरवीनिंग पीरियड है।
बुक्स क्लोज करके एग्जैक्ट प्रॉफिट निकाल कम्बरसम हो सकता है, इसलिए सोर्स में लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, एवरेज पास प्रॉफिट्स या सेल्स बेसिस जैसे मेथड्स दिए गए हैं। लास्ट ईयर्स प्रॉफिट बेसिस पर मेथड समझो। प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट को प्रोपोर्शनेट पीरियड से मल्टीप्लाई करो, फिर डिसीज्ड या रिटायरिंग पार्टनर का ओल्ड प्रॉफिट शेयर मल्टीप्लाई करो। एग्जाम्पल में एनुअल प्रॉफिट 1 लाख, पीरियड 3 मंथ्स और पार्टनर शेयर 1/10 हो, तो कैलकुलेशन 1 लाख टाइम्स 3/12 टाइम्स 1/10 होगी, यानी 2500। फॉर्मूला में पीरियड और शेयर दोनों लगाना मत भूलना। एवरेज प्रॉफिट बेसिस में पहले गिवन ईयर्स के प्रॉफिट्स ऐड करके नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करो, फिर एवरेज प्रॉफिट को इंटरवीनिंग पीरियड और आउटगोइंग पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करो। सेल्स बेसिस में पास सेल्स और कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉफिट रेट से इंटरवीनिंग पीरियड का एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालते हैं, फिर आउटगोइंग पार्टनर का शेयर लेते हैं। क्वेश्चन जिस बेसिस को प्रिस्क्राइब करे उसी को यूज करना है, मेथड अपने मन से बदलना नहीं। इंटरिम प्रॉफिट की एंट्री भी समझो। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या डेथ में डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाद में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में गेनिंग रेशियो में ट्रांसफर किया जा सकता है। ऑल्टरनेटिव एंट्री भी दी जा सकती है, जिसमें गेनिंग पार्टनर्स डेबिट और आउटगोइंग पार्टनर कैपिटल क्रेडिट होता है। एक जरूरी डिस्टिंक्शन, रिटायरमेंट नॉर्मली अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर हो सकता है, लेकिन डेथ किसी भी समय हो सकती है। इसलिए डिसीज्ड पार्टनर के केस में डेट ऑफ डेथ तक प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जैसे आइटम्स का कैलकुलेशन खास तौर पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को फाइनल क्लेम देते समय डेट तक के एडजस्टमेंट्स मिस मत करना। मिनी क्विज। अगर पार्टनर की डेथ बैलेंस शीट डेट के 3 मंथ्स बाद होती है और अग्रीमेंट लास्ट ईयर्स प्रॉफिट बेसिस कहता है, तो क्या पूरे ईयर का प्रॉफिट उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा? नहीं, सिर्फ 3 मंथ्स का प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट और उसका ओल्ड शेयर लिया जाएगा। डेट्स अंडरलाइन करना एक सिंपल लेकिन हाई वैल्यू एग्जाम हैबिट है। अब अमाउंट सेटलमेंट। आउटगोइंग पार्टनर को अमाउंट इमीडिएटली लमसम में पे किया जा सकता है। अगर फर्म तुरंत पूरा पेमेंट नहीं कर सकती तो अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है। कभी कुछ कैश इमीडिएटली और बैलेंस लोन में जाता है। लोन अकाउंट लायबिलिटी साइड पर तब तक दिखाई देगा जब तक फाइनल इंस्टॉलमेंट पेड नहीं हो जाती। 3 बेसिक एंट्रीज याद रखो। फुल कैश पेमेंट में रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। होल अमाउंट लोन में कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्शियल पेमेंट में कैपिटल अकाउंट डेबिट टोटल अमाउंट से और क्रेडिट साइड पर कैश और बैंक पेड अमाउंट तथा लोन अकाउंट बैलेंस अमाउंट। अमाउंट स्प्लिट केयरफुली लिखा है। अगर लोन इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट के साथ सेटल हो तो इंटरेस्ट के लिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। इंस्टॉलमेंट पेमेंट पर रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। ये एंट्रीज तब तक रिपीट होती हैं जब तक लोन फुली सेटल न हो जाए। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग लोन बैलेंस पर कैलकुलेट हो सकता है, इसलिए हर ईयर ओपनिंग बैलेंस चेक करना जरूरी है। सोर्स कॉन्टेक्स्ट में सेक्शन 37 का पॉइंट भी दिया गया है। एग्रीमेंट ना हो और अमाउंट तुरंत सेटल ना हो तो आउटगोइंग पार्टनर को 6% पर एनम इंटरेस्ट या उसके मनी से फर्म ने जो प्रॉफिट अर्न किया हो उसमें से एप्लीकेबल ऑप्शन मिल सकता है। एग्जाम में अगर ये लीगल प्रोविजन स्पेसिफिकली पूछा जाए तो रेट और ऑप्शन को क्लियरली स्टेट करना। अब तक हमने आउटगोइंग पार्टनर का क्लेम कैलकुलेट करना और सेटल करना समझ लिया। इस स्टेज पर एक यूजफुल रिविजन चैलेंज है। किसी भी न्यूमेरिकल को 4 कॉलम्स में ब्रेक करो: ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, एडजस्टमेंट अमाउंट और सेटलमेंट मोड। एडजी में ऐसे क्वेश्चन को एक्टिव रिकॉल चैलेंज की तरह सॉल्व कर सकते हो। पहले अपनी वर्किंग लिखो, फिर एक्सप्लेनेशन से कंपेयर करो। डेथ केस को आप सेपरेटली एंकर करते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिटायरमेंट जैसा है, लेकिन डिसीज्ड पार्टनर का क्लेम उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स या एग्जीक्यूटर्स को ट्रांसफर होता है। एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से अमाउंट क्रेडिट हो सकता है और पेमेंट होने पर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट तथा बैंक क्रेडिट होगा। अगर पार्शियल पेमेंट हो तो बैलेंस एग्जीक्यूटर अकाउंट में आउटस्टैंडिंग रहेगा। डिसीज्ड पार्टनर के क्लेम कैपिटल बैलेंस, रिजर्व शेयर, गुडविल शेयर, रीवैल्यूएशन रिजल्ट, डेट ऑफ डेथ तक प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
सैलरी और कमीशन और एप्लीकेबल डिडक्शंस शामिल हो सकते हैं। डेथ ईयर के बीच में हो सकती है, इसलिए इंटरवीनिंग पीरियड प्रॉफिट और इंटरेस्ट पर्टिकुलरली रेलेवेंट है। फाइनल अमाउंट पहले डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में असर्टीन करके फिर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। एक चेक, क्या डिसीज्ड पार्टनर की गुडविल एंटाइटलमेंट खत्म हो जाती है क्योंकि वह बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर रहा? नहीं, गुडविल फर्म में उसके पास्ट कंट्रीब्यूशन और अर्न रेपुटेशन से जुड़ी है, इसलिए उसका शेयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के क्लेम में आता है। इसी तरह रिजर्व और रीवैल्यूएशन का शेयर भी इग्नोर नहीं होगा। आउटगोइंग स्टेटस का मतलब एंटाइटलमेंट्स ऑटोमेटिकली कैंसिल होना नहीं है। अब पार्टनर्स कैपिटल एडजस्टमेंट। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स डिसाइड कर सकते हैं कि उनकी कैपिटल्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो। अगर न्यू फर्म की टोटल कैपिटल स्पेसिफाइड है तो उसे न्यू रेशियो में डिवाइड करके रिक्वायर्ड कैपिटल्स निकालो। एग्जिस्टिंग एडजस्टेड कैपिटल से कंपेयर करो। एक्सेस हो तो पार्टनर विदड्रॉ करेगा, डेफिशिएंसी हो तो कैश ब्रिंग करेगा। एंट्रीज अकॉर्डिंगली कैपिटल टू कैश या कैश टू कैपिटल होंगी। अगर टोटल कैपिटल स्पेसिफाइड नहीं है तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के एडजस्टेड कैपिटल बैलेंसेस का टोटल न्यू फर्म कैपिटल माना जा सकता है। फिर उसे न्यू रेशियो में डिवाइड करके न्यू कैपिटल्स निकालते हैं। एग्जाम्पल में एडजस्टेड कैपिटल्स 1,60,000 और 80,000 हैं। टोटल 2,40,000। न्यू रेशियो 3:1 हो तो न्यू कैपिटल्स 1,80,000 और 60,000। फर्स्ट पार्टनर 20,000 ब्रिंग करेगा, सेकंड 20,000 विड्रॉ करेगा। कभी आउटगोइंग पार्टनर को पेएबल अमाउंट भी न्यू फर्म की टोटल कैपिटल में इंक्लूड किया जाता है, खासकर जब कंटिन्यूइंग पार्टनर्स उसकी क्लेम कंट्रीब्यूट करके अपनी कैपिटल्स प्रोपोर्शनेट बनाते हैं। तब टोटल कैपिटल में कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के एडजस्टेड बैलेंसेस प्लस आउटगोइंग पार्टनर को पेएबल अमाउंट शामिल हो सकते हैं। न्यू रेशियो में कैपिटल्स निकालो, फिर ईच पार्टनर की कैश कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करो। क्वेश्चन की एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन फॉलो करना जरूरी है। कॉमन कंफ्यूजन चेक, कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए न्यू रेशियो यूज होगा, लेकिन रीवैल्यूएशन और एक्यूमुलेटेड रिजर्व के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ओल्ड रेशियो, गुडविल कॉम्पनसेशन के लिए गेनिंग रेशियो, इंटरिम प्रॉफिट के लिए आउटगोइंग पार्टनर का ओल्ड शेयर। अगर तुम हर एडजस्टमेंट के सामने रेशियो का नाम लिख दो तो न्यूमेरिकल की आधी कंफ्यूजन वही खत्म हो जाएगी। अब एग्जाम ओरिएंटेड वर्कफ्लो बनाते हैं। क्वेश्चन पढ़कर आउटगोइंग पार्टनर आइडेंटिफाई करो, ओल्ड रेशियो लिखो, न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो डिटरमाइन करो, फिर गुडविल, रीवैल्यूएशन, रिजर्व्स और लॉसेस, इंटरिम प्रॉफिट, इंटरेस्ट और सैलरी और कमीशन जैसे एडजस्टमेंट्स नोट करो। उसके बाद आउटगोइंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाकर अमाउंट ड्यू निकालो। अंत में पेमेंट, लोन, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट और रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट कंप्लीट करो। लॉन्ग आंसर में हेडिंग्स मार्क्स बचाती हैं। मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, अमाउंट ड्यू के एडिशंस एंड रिडक्शंस, न्यू रेशियो फॉर्मूला, गेनिंग रेशियो फॉर्मूला, गुडविल ट्रीटमेंट, रीवैल्यूएशन एंट्रीज, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस, इंटरिम प्रॉफिट मेथड और सेटलमेंट मोड्स अलग हेडिंग्स में लिखो। न्यूमेरिकल में वर्किंग नोट्स मत छोड़ो, खासकर गुडविल शेयर, गेनिंग रेशियो, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस और डेट तक प्रॉफिट की कैलकुलेशन। चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस में रेशियो कैलकुलेशन, गुडविल जर्नल एंट्रीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट, अक्यूमुलेटेड रिजर्व एंट्री, कैपिटल एडजस्टमेंट, रिटायरिंग पार्टनर लोन और डिसीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट जैसे पैटर्न्स आते हैं। रिस्पॉन्सिबल एग्जाम स्ट्रैटेजी ये है कि पैटर्न पहचानो, लेकिन फिगर्स और कंडीशंस केयरफुली पढ़ो। सेम लुकिंग क्वेश्चन में गुडविल बुक्स में रिकॉर्डेड हो सकती है या एब्सेंट, और न्यू रेशियो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकता है। मैं तुम्हें 5 पॉइंट सेल्फ चेक देती हूँ। 1. क्या आउटगोइंग पार्टनर का ओल्ड शेयर सही लिया? 2. क्या न्यू शेयर में एक्वायर्ड शेयर ऐड किया? 3. क्या गेनिंग शेयर न्यू माइनस ओल्ड किया? 4. क्या रिजर्व और रिवैल्यूएशन ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए? 5. क्या फाइनल अमाउंट कैश, लोन या एग्जीक्यूटर अकाउंट में सही ट्रांसफर किया? सबमिशन से पहले ये 5 चेक्स जरूर करो। अब होल चैप्टर को वन लाइन लॉजिक में कंप्रेस करते हैं। पार्टनर बाहर जाता है, डीड बदलती है, आउटगोइंग क्लेम कैलकुलेट होता है,
रिमेनिंग पार्टनर्स फ्यूचर रेशियो तय करते हैं, गेन और गुडविल एडजस्ट होते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज रिवैल्यू होते हैं, पास्ट रिजर्व्स और लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, डेट तक प्रॉफिट कैलकुलेट होता है और फाइनल अमाउंट कैश या लोन या एग्जीक्यूटर्स अकाउंट से सेटल होता है। फाइनल चैलेंज से पहले एक सिनेरियो सोचो। 3 पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो 5:3 है। मिडिल पार्टनर रिटायर्स। रिमेनिंग पार्टनर्स न्यू रेशियो 3:2 डिसाइड करते हैं। तुम पहले ओल्ड शेयर्स लिखोगे, फिर न्यू शेयर्स, फिर गेनिंग शेयर्स। उसके बाद गुडविल वैल्यू दी हो तो आउटगोइंग पार्टनर का शेयर और गेन या सैक्रिफाइस दोनों चेक करोगे। आंसर अभी मत देखो, अपनी नोटबुक में पूरी वर्किंग बनाओ। एक अंतिम कंसेप्चुअल वार्निंग, न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो तीनों इंटरचेंजेबल नहीं है। ओल्ड रेशियो पास्ट एडजस्टमेंट्स और आउटगोइंग पार्टनर के ओरिजिनल शेयर के लिए आता है। न्यू रेशियो फ्यूचर प्रॉफिट्स और कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए आता है। गेनिंग रेशियो आउटगोइंग पार्टनर का शेयर एक्वायर करने वाले पार्टनर्स के लिए आता है। इस डिस्टिंक्शन को आंसर के टॉप पर लिख देना भी यूजफुल वर्किंग डिसिप्लिन है। अब तुम अपने वर्ड्स में बोलकर देखो, रिटायरमेंट और डेथ में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिमिलर क्यों है और मेन डिफरेंस क्या है? सिमिलर इसलिए कि दोनों में रिकॉन्स्टिट्यूशन और आउटगोइंग पार्टनर का क्लेम होता है। डिफरेंस यह कि रिटायरमेंट में अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर को सेटल होता है, जबकि डेथ में लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स या एग्जीक्यूटर्स को अगर यह आंसर बिना देखे बोल पा रहे हो तो कोर आइडिया स्ट्रांग है। आज की रिवीजन को क्लोज करने से पहले नोटबुक चैलेंज लिख लो। पहले एक रेशियो क्वेश्चन सॉल्व करो जिसमें अक्वायर्ड शेयर दिया हो, फिर एक गुडविल क्वेश्चन जिसमें गुडविल बुक्स में ऑलरेडी दिखाई दे, फिर एक डेथ केस में डेट तक प्रॉफिट और एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बनाओ। हर सॉल्यूशन में रेशियो का रीजन और एंट्री का नरेशन लिखो। यही एक्टिव रिकॉल तुम्हें रोड लर्निंग से आगे ले जाएगा। तो फाइनल रिकैप सुन लो। रिटायरमेंट या डेथ पर एग्जिस्टिंग डीड एंड होकर न्यू डीड बनती है। अमाउंट ड्यू में कैपिटल, करंट अकाउंट, गुडविल, रिजर्व्स, रीवैल्यूएशन गेन, डेट तक प्रॉफिट, इंटरेस्ट और सैलरी और कमीशन जैसे क्रेडिट्स आ सकते हैं। लॉसेस, ड्रॉइंग्स और डेबिट बैलेंसेस डिडक्शंस हो सकते हैं। न्यू शेयर इक्वल्स ओल्ड शेयर प्लस अक्वायर्ड शेयर। गेनिंग शेयर इक्वल्स न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। गुडविल गेनिंग पार्टनर्स एडजस्ट करते हैं। रीवैल्यूएशन और रिजर्व्स ओल्ड रेशियो में जाते हैं और सेटलमेंट लंप सम कैश प्लस लोन या इंस्टॉलमेंट से हो सकता है। सबसे कॉमन मिस्टेक याद रखो, हर एडजस्टमेंट पर न्यू रेशियो लगा देना। इसे अवॉइड करने के लिए आज का कॉन्क्रीट नेक्स्ट स्टेप है, एक ब्लैंक पेज पर 3 हेडिंग्स लिखो, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, और चैप्टर के किसी भी न्यूमेरिकल में हर आइटम के सामने सही हेडिंग लगाओ। फिर अपना आंसर एडजी के साथ स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हो। काम भी प्रैक्टिस करो, अपनी वर्किंग पर भरोसा रखो और क्लास 12 अकाउंटेंसी में इस चैप्टर को कॉन्सेप्ट के साथ मास्टर करो। एजी पर फिर मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहो और अपने डाउट्स पूछते रहो।